हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि मैटर क्या है। अभी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि ये चैप्टर में मैटर है क्या, एक्चुअली मैटर होती क्या है, जिसे हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, everything around us which has some mass and occupies space, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो स्थान घेरती है, मतलब थोड़ी सी भी जगह लेती है, तो वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि बुक्स, चेयर, डोर, एयर, वाटर एटसेट्रा। मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है और वो ऑक्यूपाइज करती हैं थोड़ा सा भी स्पेस, वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे इस यूनिवर्स में, तो वो सब क्या है? मैटर है। अब जैसे कि हम लोग देखें, धूल के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन कितने भी स्मॉल हों, उनको थोड़ा बहुत तो मास हो गई और थोड़ी बहुत तो स्पेस घेरेंगे ही, तो वो भी क्या कहलाएंगे? मैटर ही कहलाएंगे। तो इसके से सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, बुक्स, चेयर, डोर, एयर, वाटर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए, अब हम ये जान चुके हैं मैटर क्या होता है। जब हम मैटर जान चुके हैं तब हमारा ये अगला टॉपिक है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर किससे बना हो। तो हम सभी जानते हैं कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। और इसके बारे में हम अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल, जितने स्मॉल है कि आप उनको बारे में सोच भी नहीं सकते। चाहे ये कितने भी स्मॉल हो, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि आखिर ये पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसे ये एक मैटर बना देते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें उनके करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। तो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनके मेनली 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जितने भी मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में स्पेस होता है, चाहे थोड़ा ही स्पेस होता है, पर स्पेस जरूर होता है। क्योंकि हमें पता है कि 3 तरह के मेनली पार्टिकल्स हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ये हम आने वाले अभी थोड़े समय बाद डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। अगला करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो रुके नहीं होते, वो मोशन में होते हैं, कंटिन्यू मोशन में होते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर ये मोशन में होते हैं, हमें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास की मैटर है वो तो मोशन में नज़र नहीं आती, वो तो ऐसी की ऐसी रखी होती है। अगर बुक्स है तो ऐसी रखी है, वो तो हिल नहीं रही। लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं, आप कह रहे हैं मोशन में होते हैं, तो बिल्कुल वो मोशन में होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कोई भी जो हमारे पास मैटर है उसकी स्टेट क्या है, उसके मोशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी अभी हम थोड़े समय बाद डिस्कस करेंगे। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। वैसे तो उनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना, क्योंकि जो आने वाले टॉपिक हैं हमारे, वो जब ही कवर हो पाएंगे जब हम तीनों ये करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स के अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को वो चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसे वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि अब हम ये तो जान चुके हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में 3 टाइप के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी 5 टाइप की मैटर्स हो सकती हैं। जिसके अंदर हमारे को 3 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और
फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ है बीईसी यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम मेनली जो फोकस रखेंगे वो अपना तीन पे ही रखेंगे। किस पे? सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। तो एक एक करके चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये, क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। अब सॉलिड के लिए भी हम लोग सबसे पहले तीनों करेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स अभी हमने पढ़े उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अ सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the particles are strong enough that the particles cannot move freely। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स का कि उनके बीच में स्पेस होता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हुए। सेकेंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वो इजीली मूव नहीं कर सकते। दे कैन ओनली वाइब्रेट, सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जब कॉइन नीचे गिर जाता है या कोई भी सॉलिड चीज़ बुक्स नीचे गिरती है तो वो वाइब्रेट करती है। एज अ रिजल्ट अ सॉलिड हैज अ स्टेबल डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। यही कारण है कि हमारी बुक या चेयर या फिर कुछ भी चीज़ जो सॉलिड है वो गिर जाए तो वो फ्लो नहीं करती, वो वैसी ही रहती है। उसके अंदर कुछ भी शेप में चेंज नहीं आता जल्दी से, आसानी से। उनकी एक स्टेबल शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। Solids can only change shape under force as when broken or cut। ये बहुत ज़रूरी जानना कि अगर हम उनका शेप चेंज करना चाहते हैं तो हमें उन पे फोर्स लगाना पड़ेगा या उनको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी उनकी फोर्स शेप में चेंजेस आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है, इसके अंदर भी हम पार्टिकल्स के तीनों करेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए इसे भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अ लिक्विड इज अ फ्लूइड दैट कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर but that retains a nearly constant volume independent of pressure। आपको पता है कि लिक्विड जो होता है, कोई भी चीज़ लिक्विड हो, चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे मिल्क हो, चाहे टी हो, ये सब चीज़ क्या है? लिक्विड हैं। और इन ये सब उसी चीज़ की शेप ले लेती हैं जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है, वो बकेट हो, बाल्टी हो, चाहे वो गिलास हो या कुछ भी हो। इससे एक बात तो सामने आ गई कि जो लिक्विड होती है उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है अगर टेम्परेचर में और प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में कि टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आने से कि मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाती है। लेकिन अब हम इनके तीनों करेक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं कि पहला करेक्टरिस्टिक्स जो था, पार्टिकल्स जो होते हैं इसके लिक्विड के, उनके बीच में स्पेस जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है। और दूसरा जो जो पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स था वो था कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है तो मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, और क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम लिक्विड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक गैसेस की तरफ। अब जो गैस स्टेट होती है ना बच्चों, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी करेक्ट पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे हम लोग इस स्टेट को भी डिफाइन करते हैं। और हम लोग जानते हैं गैस क्या होती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उनकी मूवमेंट भी जो होती है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे लिखा है द स्टेट ऑफ मैटर डिस्टिंक्स फ्रॉम द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बाई रिलेटिवली लो डेंसिटी and viscosity, relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन चेंजेस आते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि गैसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए जो गैसेस होती है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और हमने देखा भी होगा अगर एक कमरे में अगरबत्ती जल रही है तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक देखने को मिलती है। और आपको ये पता है किस वजह से होता है? ये सिर्फ होता है डिफ्यूजन्स के कारण। इसको हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। चलिए अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड में भी फिक्स होता है, लेकिन गैसेस में फिक्स नहीं होता, हम जानते हैं।
और शेप की बात करें तो सॉलिड में जो शेप होती है बिल्कुल डेफिनेट होती है, वो चेंज नहीं होती है। लिक्विड में फिक्स नहीं होती है, कोई शेप नहीं होती है, वो कंटेनर जिसमें भी रखा जाता है उसी की शेप ले लेती है। और गैसेस में भी सेम, गैसेस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो उसी की शेप ले लेती है जिस कंटेनर में उसको भरा जाता है या रखा जाता है। अगला है इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस की बात करूं, सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है यानी पार्टिकल्स के बीच का स्पेस की बात करूं, वो बहुत कम होता है। यही तो डिस्कस किया था हमने। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, बट गैसेस के मुकाबले कम होता है। गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज हो जाती हैं। है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो इजीली फ्लो हो जाता है। जैसे आप पानी गिराते हैं ज़मीन पे, वो फैल जाता है। और गैसेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, फोर्स बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज भी हो जाती हैं। और लास्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की सॉलिड के अंदर, वो क्या होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर उसकी बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड इजीली फ्लो हो जाता है, यानी उसके अंदर मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और थोड़ा ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेरेटिवली। जबकि गैस में वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और तेजी से होती है। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू द चेंजिंग इन टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर में चेंजेस होने से एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड गैस में। इस तरीके से हम लोग प्रेशर के अंदर भी जानते हैं कि प्रेशर में चेंजेस आने से भी उसकी स्टेट में चेंजेस आ सकता है। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में अगर चेंजेस आता है तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी कि अगर सॉलिड को, जैसे कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ को अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे धीरे वो वाटर में चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी स्टेट में चेंज आती है। एंड सेम, जैसे ही हम टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस लिक्विड में एंड लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो पार्टिकल्स के बीच में, जो आपको पता है उनका बीच में मोशन होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो तेज़ी से मूव होने लगते हैं, इसलिए उसकी स्टेट में चेंजेस आ जाता है। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। देयर दाई सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग का एक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट विच टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि आपका जो भी सॉलिड है वो जब किसी लिक्विड में चेंज होता है, किसी न किसी टेम्परेचर पे तो होता ही है, उसी टेम्परेचर को उस सॉलिड के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे कि बात करता हूँ आइस की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और से आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है बॉइलिंग। बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है। बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में। इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी उसी टेम्परेचर को बोलते हैं जिसमें कोई लिक्विड बॉइल्स होके चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए हमें, वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो आप याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना। जैसे कि आपको पता है कि जो लिक्विड होता है, पानी जो होता है, उसे आप फ्रिज कर देते हैं, जम जाता है, उसी को फ्रीजिंग बोलते हैं। यानी लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो ये भी एक प्रोसेस हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वही टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, वो उस लिक्विड के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इस तरीके से हमें ये सारे के सारे चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेटेंट हीट। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी that is observed or released during a phase change of a substance. It could either be form of a gas to a liquid और gas to a solid and vice versa। मतलब हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है या ऑब्जर्व की जाती है, जब भी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में
चेंज होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेटेंट हीट 2 टाइप की हो सकती हैं। कौन-कौन सी? एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे कहते हैं? जिसमें एक सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है? किसमें फ्यूज़ हो जाता है? लिक्विड में। यानी कि जो सॉलिड आपको देखा होगा, जो बर्फ है जब थोड़े समय तक छोड़ देते हैं तो थोड़े समय के बाद वो अपने आप मेल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। इट इज़ द हीट कंज्यूम्ड और डिस्चार्ज व्हेन मैटर मेल्ट्स, चेंजिंग स्टेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग यानी सॉलिड टू फ्लूइड स्ट्रक्चर एट ए कंसिस्टेंट टेम्परेचर। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें एक लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में इवापोरेट होके। तो इट इज द हीट कंज्यूम्ड और डिस्चार्ज व्हेन मैटर disintegrates, changing stage from fluid to gas stage at a consistent टेम्परेचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए बच्चों, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आप थोड़े समय के लिए चीनी को पानी में डाल के छोड़ दो, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूजन क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? आपने देखा होगा जो बारिश का पानी होता है वो कैसे आता है। देखिए ऊपर जो बादल में पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो लिक्विड से किस में चेंज, और गैसेस से किस में चेंज होता है? लिक्विड में। तो ये भी एक प्रोसेस हुआ ना भाई। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्या होता है, एक लिक्विड किस में चेंज, एक गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक इसी तरीके से हमारा अगला प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें एक सॉलिड किस में चेंज जाता है? गैस में। या फिर एक गैस किस में चेंज आती है? सॉलिड में। बिना किस में चेंज हुए? लिक्विड में। यानी डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं ये? सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। और इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे हमने देखा नेपथेलियन बॉल्स, जो हमारे घर में कपूर की गोलियां होती हैं, वो थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। या फिर ओडोनिल, ये सब इसके एग्जांपल हैं। चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो कैसे एक दूसरे से चेंज होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है किसमें? लिक्विड में, जिसे क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग, जैसे कि हम जानते हैं। और लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। इस तरह से लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है उसे बोलते हैं इवापोरेशन, और अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड अगर गैस में चेंज होता है, अभी हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। इस तरह से गैस अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसे भी बोलते हैं सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। दोनों में से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंजेस होने से क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड पे तो प्रेशर का कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो प्रेशर का देखने को मिलता है वो गैसेस पे देखने को मिलता है। गैसेस को हम लिक्विफाइड कर पाते हैं प्रेशर की हेल्प से, और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, वैसे ही गैस क्या होने लग जाती है? लिक्विफाइड हो जाने लगती है। आपने सुना होगा एलपीजी के बारे में, या फिर सीएनजी के बारे में, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में भी सुना होगा। ये कैसे लिक्विफाई हो पाती हैं? ये इसी तरीके से प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके ही लिक्विफाइड की जाती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़रूरी है ड्राई आइस के बारे में जानना। ड्राई आइस क्या होता है? देखिए solid carbon dioxide get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे डायरेक्टली हम किस में चेंज कर देते हैं? गैसियस स्टेज में। कैसे करते हैं? प्रेशर को डिक्रीज करके। और इसी तरीके से हम लोग इसमें हम लोग लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली किस में चेंज जाती है? वो गैसियस स्टेट में। और दिस इज़ द रीजन, यही रीजन है कि वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पन। अब इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसे हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत मस्त है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले
उसका जो जो भी वो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उसी को हम इवापोरेशन बोलेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया फिर तो वो बॉइलिंग कहलाए। इस इवापोरेशन को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, चलिए उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैक्टर जो है इफेक्ट करता है जो इवापोरेशन को, वो है सरफेस एरिया। अब हमें पता है, देखिए हम लोग जो कपड़े सुखाते हैं, आपने देखा हो कपड़े अक्सर फैला के सुखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैला के सुखाने से जल्दी सूख जाते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना बच्चों, उतना ही इवापोरेशन ज़्यादा होता है। इसी तरीके से टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी आपने पता है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं जबकि सर्दियों के दिनों में देर लगती है सूखने में, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आप देखो बारिश के दिनों में थोड़ा पानी, हमारे हवा में नमी होती है, तो हमारे कपड़े जो हैं वो सूख नहीं पाते जल्दी से आसानी से। तो हमें पता है क्योंकि उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी ना उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, यानी डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। लास्ट है हमारा विंड स्पीड। अब पता है जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे इवापोरेशन भी बढ़ता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।